बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हमेशा अपने गोल से, जो भी आपने सेट कर रखा है उससे एक बड़े गोल की तलाश करो, ताकि जिंदगी में हर वक्त एक सफलता की सीढ़ी को चढ़ते हुए ही नजर आओ। और ये सफलता की सीढ़ी के साथ हम पूरे कर चुके हैं 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसकी हम देते हैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मेरे हिसाब से एक स्वतंत्र भारत में रहना एक बहुत बड़ी बात है। और हम यहाँ पर खुशियां मना पाते हैं, हम यहाँ पर एम्पावरमेंट के साथ खड़े हो पाते हैं और हर एक चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं। इसके लिए हमारी आर्मी जो है उसके लिए भी हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक मिनट हमें सेफ रखा है, हमें प्रोटेक्टेड रखा है, तब जाकर हम यहाँ पर खुश रह पा रहे हैं। ऐसे आई कैन से दैट, राइट। तो जैसा कि मैम ने स्टार्टिंग में बोला था, जो काफी अच्छा सा मैम ने कोटेशन बोला, तो उससे एक ही चीज समझ में आती कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो ये आज़ादी भी काफ़ी मुश्किल लगती थी कि ऐसा हम कभी कर पाएंगे या ऐसा कभी हो पाएगा। बट जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को इम्पॉसिबल ना मानते हुए कैसे इसको अचीव किया जा सकता है उस पर काम किया, और फाइनली आप आज देख पा रहे हैं 79th इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही काम करते रहिए और देश की प्रगति में अपना हाथ बटाते रहिए। तो आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी उन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो मन में एक सपना लेकर ग्रेजुएशन करते हैं कि यार एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए फिर हम एक बढ़िया सी जॉब पकड़ लें ताकि अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाए। और अगर वो जॉब गवर्नमेंट जॉब है, एक परमानेंट जॉब है, तो उस सपने में चार चांद लग जाते हैं। तो क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ हम करना चाहते हैं, उस पर आगे बात करेंगे। बट हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े हुए इस सेशन में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सेशन के लिए, वो है आप सभी के प्यारे मयंक सर। तो मयंक सर, कुछ आप स्टार्टिंग में बोलना चाहेंगे तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप सभी बच्चों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। ऐसे ही आप अपने आने वाले समय में स्वतंत्रता दिवस अच्छे से मनाते रहें, और जो नेक्स्ट स्वतंत्रता दिवस हो ना आपका, वो आपका एक आपकी नौकरी के साथ हो, यानी कि जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन पर बिल्कुल फोकस करते हुए मैं चाहूंगा कि जो अपकमिंग रिजल्ट्स आए आपके, जो आने वाला साल है 1 जनवरी या फिर 1 अप्रैल की अगर हम लोग बात करें, तो उस दिन आपके नाम के आगे भी बैंकर लिख जाए। तो उस मुहिम में, उस रास्ते में हमारा एक कदम है आज का सेशन। तो इस सेशन को आपको पूरा देखना है। इस सेशन देखने के बाद हो सकता है कि अगर इस सेशन के थ्रू एक बच्चा भी अगर हमारा सिलेक्ट हो जाता है इस सेशन से, तो हमारा ये सेशन लेना बिल्कुल कामयाबी की तरफ बढ़ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आगे की कार्यवाही पूरी हम लोग आंचल मैम से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है आंचल मैम, प्लीज बताइए आज के सेशन में क्या क्या हम बच्चों को देने वाले हैं, क्या क्या उनके लिए हमने प्लान कर रखी है, कैसे हम इस सेशन के थ्रू हम बच्चों को सिलेक्शन की कामना करते हैं, प्लीज। ओके, थैंक यू सर। तो देखो भाई, सीधी साफ बात समझी जाए तो इस साल के जो अभी सर ने एक बात बोली कि हम चाहते हैं कि जो 80th इंडिपेंडेंस डे, हम चाहते हैं 80th इंडिपेंडेंस डे पे आप अपनी ब्रांच पे जाकर तिरंगा फहरा रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, हम ये चाहते हैं। तो एक का नहीं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमें चाहिए होता है एक राइट पाथ। अगर हमें सही तरीका मिल जाता है ना, तो गाइडेंस अगर सही होती है तो हमारी सिलेक्शन में डिलेज नहीं होते। और वही सही गाइडेंस, वही परफेक्ट गाइडेंस जो आपको एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट से, वो सारी की सारी चीजें हम आज आपको बताने वाले हैं। वो स्टूडेंट्स जो इस साल ग्रेजुएट हुए हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा मौका है और बहुत भारी मौका है कि किस तरह से वो अपने इसी साल से अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और सही डायरेक्शन में लगाकर शायद अगले साल ही सिलेक्शन ले ले, है और ना। जैसा कि मैम ने बोला स्टार्ट करना, अब देखो भाई हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आ रही हो कि सर फॉर्म तो आ चुका है, एग्जाम डेट काफी नजदीक है, अब हम क्या ही कर लेंगे। देखो भाई, क्या ही कर लेंगे वाली बात से बेहतर है ये सोचो कि चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हो ना हो अभी अगला एग्जाम क्लियर ना हो, दूसरा एग्जाम क्लियर ना हो, क्या पता हम तीसरा एग्जाम क्लियर कर लें, क्योंकि आईबीपीएस और एसबीआई के बाद आरआरबी भी आ रहा है ना। और कई सारे आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल होंगे, ऐसे काफी सारे स्टूडेंट जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, बट एक बार जब पेपर क्लियर होना स्टार्ट होते हैं तो बैक टू बैक सारे पेपर क्लियर हो जाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे, काफी सारे एग्जाम्पल हमारे स्टूडेंट्स के बीच भी ऐसे जो तैयारी करते गए लगे रहे, उन्होंने हार नहीं मानी और अब बहुत बढ़िया जॉब उन्हें मिल चुकी है। ठीक है ना। तो जो मौके हैं आप सभी के पास, उनकी अगर हम चर्चा करें, सबसे बड़ा मौका एसबीआई क्लर्क, जिसमें
अपेक्षाकृत वैकेंसी नहीं आई, बट फिर भी 6000 का काउंट काफी अच्छा है। इसकी एग्जाम डेट हमें नहीं पता है, बट हम मानकर Tentative. चल रहे हैं कि 20, 21 या 27, 27, 28 सितंबर को आपका पेपर हो सकता है। ऐसा क्यों हम Expected. बोल रहे हैं? क्योंकि मैम क्योंकि देखो, आईबीपीएस हाँ, आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो 4th, 5th, 11th अक्टूबर को अगेन टेंटेटिव डेट्स है कि 50 दिन का समय हमारे पास इसके लिए है। उससे पहले ही एग्जामिनेशन आने की संभावना है। एसबीआई का रीजन बीइंग उन्होंने अपने डेट में टेंटेटिवली सितंबर लिखा हुआ है। अब वो एकदम से तो एग्जाम नहीं होगा, बट हाँ, जितनी चीजें हैं हमारे पास कम से कम 40 दिन का समय है। वो 40 दिन के समय को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके इस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो, क्लर्क का पेपर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको आईबीपीएस क्लर्क में मिल रही है 10,000 वैकेंसीज, एसबीआई में मिली है 6,000 वैकेंसीज, ऑल टुगेदर 16 हो गई। हाँ। इसके बाद आरआरबी का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी हम 10 से 15,000 वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो भाई आप तो देखो, 10 नहीं भी मानो, 5 मान लो, चलो। हाँ चलो, तो हाँ 20,000 तो चलो आपकी वैकेंसी हो ही गई। हम्म। और 20,000 में एक सीट चाहिए भाई, और वो एक सीट भी मिल सकती है अगर हम मेहनत करना करें शुरू तो कर दें तो। बिल्कुल। ठीक है। अब जिन भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि सर क्या करें, शुरू करें कि नहीं, तो एक बहुत अच्छी सी कोटेशन यहाँ पर आंचल मैम आपके लिए लेके आई। मैम क्या लिखा है इसमें? It says the first victory is not in reaching the finish line, but in having the courage to take the first step. अगर आप ये सोचते हो कि मैं आज पढ़ के अगला एग्जामिनेशन पास ही कर लूं, यही तब मैं मानूंगा कि मैं सिलेक्ट हुआ हूं, तब मैं मानूंगा मेरी सक्सेस आई है, हम नहीं कहते। इट इज सेड कि वंस यू स्टार्ट द थिंग, वंस यू स्टार्ट द जर्नी, इट्स हाफ बैटल डन, है ना। तो अगर आप शुरुआत ही नहीं कर रहे हो, पढ़े हुए हो, यार मेरा मन नहीं कर रहा है, हो नहीं पाएगा। 40 दिन में क्या ही कर क्या कर लेंगे, यार मेरे को पहले का नहीं पता, यार पिछले साल दिया तो था, नहीं हो पा रहा। ये सब बहाने ना, ये सिर्फ बहाने रह जाते हैं। हम बार बार एक चीज बोलते हैं, सिर्फ एक पीढ़ी लगती है अपनी जिंदगी और अपनी फैमिली की जिंदगी बदलने के लिए। आप क्यों नहीं बन सकते उसका, वो एक पीढ़ी आप क्यों नहीं बन सकते, वो एक बच्चा आप क्यों नहीं बन सकते जो घर का पूरा कायाकल्प कर देता है। और चलो, आप अगर पीढ़ी का बोझ नहीं भी लेना चाहते हो, तो एक चीज यही बोली जाती है, पूरे जीवन में आपको एक बड़ी विक्ट्री चाहिए होती है अपनी पूरी लाइफ सेट करने के लिए। अब वो विक्ट्री कुछ लोगों की लाइफ में पहले आ जाती है, कुछ लोगों की लाइफ में बाद में आती है, बट एक ही बड़ी विक्ट्री आपकी पूरी लाइफ सेट कर सकती है। तो क्या पता वो वही बड़ी विक्ट्री आपकी ये हो, है ना। तो दिमाग में ये मत सोचना अरे क्लर्क ही तो है यार, हम तो ऑफिसर बनेंगे। भाई पहले क्लर्क तो बन जाओ, ऑफिसर भी बन जाना, एक बार जॉब मिल जाएगी तो, है ना। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा टास्क होना चाहिए शुरू करना। और अगेन, जैसा कि मैडम ने बोला, पहली स्टेप है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वही सबसे हार्डेस्ट होता है, क्योंकि द हार्डेस्ट पार्ट इज शोइंग अप। वंस यू स्टार्ट यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द मोस्ट। तो जो नहीं तैयारी कर रहा, जिसके दिमाग में है ही नहीं कि मैं बन सकता हूं, उससे तो आप आगे निकल चुके हो। तो बिल्कुल 40 दिन का समय, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया आप बहुत अच्छा कर लोगे, बट जो नहीं कर रहा है उससे आप बहुत आगे कर लोगे। मयंक सर क्या कहना चाहेंगे? सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, जो लास्ट हमारी कोटेशन थी, ठीक है ना, उस पर हम अगर बात करें तो एक शायर ने 2 शब्दों में कहा है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मतलब वही लाइन, उसी को हिंदी में अपने शब्दों में पिरोया गया है कि भैया वही हमें अगर आप पहला स्टेप उठाना ही सबसे बड़ा जो है काम होता है। अगर आपने पहला स्टेप उठा लिया तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत इजीली आप उठा पाओगे। पहला स्टेप ही क्या होता है, टफ पार्ट होता है। तो चलिए आगे चलते हैं सर, इतना ही आगे प्लीज चलिए भाई, तो मार्वल मूवीज के फेज आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। फेज 1 में कौन सा सुपर हीरो था, फेज 3 में कौन सा था। तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई और एक स्ट्रक्चर्ड करने के लिए हमने फेजेस में आपकी प्रिपरेशन को डिवाइड किया है। दिस भी है प्लस डे वाइज भी है। तो आपको, जो बच्चा जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, उसका भी हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या, कौन कौन से दिन, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इतना सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम रहे ही ना। आप सिर्फ पढ़ाई करो, आपका सिर्फ डिटर्मिनेशन और पर्सिवरेंस चाहिए, बाकी सब चीजें हम लोग देख लेंगे। तो बहुत मेहनत से पूरा प्लान बनाया गया है। एक एक करके बात करेंगे। तो देखो, फेजेस की अगर बात करें तो मैम, पहला फेज तो ऑब्वियस सी बात है, फाउंडेशन रहेगा, जहां पर आप बेसिक सीखेंगे। फेज 2 में आप स्पीड और एक्यूरेसी को बिल्ड करेंगे। फेज 3 में हम ये समझेंगे एग्जाम कैसा आता है। और फेज 4 डिपेंड करेगा, अगर पेपर आपका 21 या 20 को होता है तो फेज 4 में आपको 2 ही दिन मिलेंगे। अगर आपका पेपर थोड़ा आगे जाता है तो आपको इसमें 7 दिन और मिल जाएंगे। तो फेज 4 आपका चिल और रिलैक्स मोड वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैम।
ओके, फेज 1 से अगर हम शुरुआत करें तो फेज 1 में देखो, जैसे हमने बोला गोल्डन रूल्स होते हैं। एक समझ लो कि जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर मॉक्स नहीं देते ना, तो फिर मॉक्स देने में क्या प्रॉब्लम आती है, हमें नहीं पता चल रहा कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल तक हो रही है। हमें नहीं पता चल रहा कि हम किस तरह से क्या-क्या अटेम्प्ट करें और कौन-कौन सी चीज़ में पीछे रह रहे हैं। अब इस चीज़ को जानने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को जज करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको मॉक एनालिसिस और मॉक अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। और इसमें अब देखो ये एक चीज ये है, मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा, मॉक अटेम्प्ट अटेम्प्ट करना करने से एक चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है है एनालिसिस एनालिसिस करना। करना। मान लो मॉक दिया मैंने, एक मॉक मैंने दिया, एक मैम ने दिया, हुँ। मैम के आगे अच्छे 80+ मैंने कहा अरे यार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, चलो दूसरा देंगे। मेरे आगे 40 नंबर, मैंने कहा अरे यार मॉक में तो नंबर ही नहीं आ रहे, मैंने भी छोड़ दिया। तो ना उनका कोई फायदा होगा ना मेरा कोई फायदा होगा। फायदा कब होगा, जब आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप एनालिसिस करके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स को निकाल रहे हैं, थोड़ी बहुत वीकनेस को निकाल रहे हैं, और जब आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ज्यादा काम करना ही है। वीक पार्ट क्या है, टाइम ज्यादा कहां लगा, क्या मुझे नहीं बन रहा है ना, क्या मैं स्किप कर रहा हूं। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब अगर 1 घंटे का आपका मॉक टेस्ट है तो कम से कम 1 घंटे का एनालिसिस होना ही चाहिए। बाकी वो 1.5 से हाँ 2 घंटे भी हो सकता है। बिल्कुल। देखो, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। जब आप 100 नंबर का पेपर दे रहे हो तो 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हो, 20 नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाए? उसके भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। नया पैटर्न था, पैटर्न लेंदी था, हो सकता है वही पैटर्न एग्ज़ाम में आ जाए। तो अगर उसी पैटर्न को एग्ज़ाम में जाकर डिस्टर्ब होने से अच्छा है हम पहले से ही अटेम्प्ट कर लें। तो आपने जब मॉक दे दिया है, उसको एनालिसिस कर लिया है, तो 4-5 दिन बाद उसको अगर आप री-अटेम्प्ट करोगे ना, तो वो जो प्रॉब्लम्स आपने आज फेस करी है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाएगी और फिर एग्जाम में जाके आप 100% श्योरिटी के साथ अपना पेपर दे पाओगे। ओके, ठीक है? सेकंड गोल्डन रूल हमारा रहेगा एरर्स का अपना लॉग लॉग बना मेंटेन के करना है। भाई पता होना चाहिए वीक एरिया क्या है। जैसे हुँ। आप क्रिकेट देखते हैं या फुटबॉल देखते हैं, तो जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको पता है भैया मेरी वीकनेस क्या है, तो उस पर वो ज्यादा काम करते हैं। और स्ट्रेंथ पर तो काम करते ही हैं, बट वीकनेस पर थोड़ा ज्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका एरर लॉग मेंटेन होगा तो मैम फायदा क्या होगा इसका। देखो, मैं फ़ायदे से पहले ये बात बता दूँ कि जो लोग गलतियाँ करते हैं ना, मैक्सिमम हम बता रहे हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है। मैक्सिमम लोग अपनी गलती को अवॉइड करके कहते हैं अरे छोड़ो ना यार, उस पे कौन मेहनत करेगा, जो अच्छा है उस पे काम करते हैं, है ना? ये गलती कॉम्पिटिशन में या कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में ये गलती करना बहुत भारी होता है। जो चीज़ आपकी वीक है, क्योंकि आपको जज हर एक चीज़ पे किया जा रहा है, तो जो चीज़ आपकी वीक है उसको अवॉइड नहीं बल्कि उसको प्रैक्टिस करके और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज़ नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन हाँ, जो चीज़ें आप पहले से कर रहे हो उन पे, जो चीज़ आपको पता है कि कमज़ोर है, उस पे ज़्यादा काम कर लो, तो वो आपकी बेहतर हो जाएगी। जो आपकी ऑलरेडी अच्छी है, वो तो अच्छी हो ही रही है, उसको भी अवॉइड नहीं करना है, ठीक है? तो एरर लॉग मेंटेन करने के क्या होता है कि आप अपनी हर एक मिस्टेक को जब आप अटेम्प्ट करते हो, तो हमने बोला ना अभी, हर 5वें दिन मॉक को री-अटेम्प्ट कर लो। तो जो गलती आज आपसे हुई है, अभी आपने उसको सीख लिया कि चलो मेरा माइंडसेट ये था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया, ऑथर का माइंडसेट ये था इसलिए उन्होंने ये आंसर दिया है। अब दोनों चीज़ों को हमने आज समझा है, वो आज तो समझ में आ ही जाएगी। जैसे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, नीचे क्वेश्चन लिखते हैं, तुरंत आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन जब 5 दिन बाद उसको सॉल्व करते हो तो थोड़ा दिमाग हिलता है। इसीलिए उसे री-अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप एरर आज कर रहे हो, जो भी आप मॉक्स आज कर रहे हो, उसे 5 से 7 दिन के अंदर री-अटेम्प्ट ज़रूर करें। और उसमें एक और आपको थोड़ा मोराल बूस्ट भी मिलेगा। मान लो एक एन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके बार बार गलत हो रहे हैं, बट आप उनको धीरे धीरे इंप्रूव करते जा रहे हो, तो आपका मोराल भी बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, है ना। बिल्कुल। गोल्डन रूल नंबर 3 क्या है मयंक सर, एक बार फटाफट से गोल्डन रूल नंबर 3 की बातचीत कर लें। थैंक यू सो मच सर। और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्पीड की प्रॉब्लम आती है वो स्टूडेंट्स को क्वांट में ही आती है, और सबसे ज्यादा उनकी यही क्वेरी होती है डे फर्स्ट से। सर जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन का ही टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तभी उनके पास ये आ जाता है क्वेश्चन, सर स्पीड कम है, सर स्पीड कम है, सर स्पीड, सर क्वेश्चन तो हो रहे बट स्पीड कम है। तो मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, एक्यूरेसी फर्स्ट स्पीड सेकेंड। जब तक आपकी एक्यूरेसी पर आप ध्यान नहीं दोगे तब तक स्पीड का कोई मतलब नहीं है। आपने 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिए और 20 में 15 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, कोई फायदा नहीं आपकी स्पीड का। स्पीड का फायदा कब है, जब आपके क्वेश्चंस जो है एक्यूरेट हो, यानी कि क्वेश्चन आप सही कर रहे हो। दैट मींस जब, अब देख लीजिए सेकंड लाइन आपके पास क्या लिखी होगी, स्पीड कम्स नेचुरली विद करेक्ट प्रैक्टिस। दैट मींस जितनी ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, स्पीड आपकी उतनी ही जल्दी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी मैम ने बताया थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चंस, जैसे ये लास्ट स्लाइड थी हमारी, कि क्वेश्चंस जो है आपको रीअटेम्प्ट करने बहुत जरूरी है। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ क्लास में, जब कभी भी आप लोग पूछते हो सर स्पीड कैसे बढ़ाएं,
तो जब तक आप अपने अंदर क्वेश्चंस को, मॉक को रीअटेम्प्ट करने की हैबिट नहीं डेवलप करोगे, आपकी स्पीड में प्रॉब्लम हमेशा आएगी। क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा बार लगाने की कोशिश करो। एक मॉक आज लगाया, ठीक है, कल फिर उस मॉक के वो क्वेश्चन लगा डालो जो आपको नहीं आए, परसों फिर से एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना। इस तरह से जब तक आप बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस को, ऐसा मत करो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, आप ले आए 1000 क्वेश्चन आज मैं कर लूंगा, नहीं, 1000 नहीं करने हैं, आप 100 क्वेश्चन करो, उनको फिर से कर लो, उनको फिर से कर लो, उनको फिर से कर लो, आपकी स्पीड डेफिनेटली यहां पर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक। तो स्पीड कम्स नेचुरली विद करेक्ट प्रैक्टिस। दैट मीन्स आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के भी तरीके हैं, जैसा मैम ने अभी ऑलरेडी बता दिया, मैम और सर ने, कैसे स्पीड, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। हम क्वेश्चंस को क्या करें, रीअटेम्प्ट करें, ठीक है ना, मॉक्स को रीअटेम्प्ट करें, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। आगे की बात करें तो गोल्डन रूल्स क्या है, सैटरडे एंड संडे फुल रिवीजन प्लस मॉक, यानी कि आप वीकडेज में जितना भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जितना भी आप वीकडेज में पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ उसका रिवीजन कर डालो सैटरडे संडे को, और 2 मॉक भी अटेम्प्ट कर लीजिए। तो चलिए आंचल मैम के पास चलते हैं। आंचल मैम कह रही है हमें देर हो रही है, तो आंचल मैम बिल्कुल देर नहीं करेंगे, आपके पास आते हैं, बताइए प्लीज। चलिए फेज 1 की शुरुआत करते हैं। देखो फेजेस को हमने डे बाय डे डिस्ट्रीब्यूट किया है। 40 दिन है तो पहला फेज 15 दिन का होगा, दूसरा फेज आपका फिर से 15 दिन का होगा, और फेज 3 और 4 को हमने बाकी के 10 दिनों में डिवाइड किया। स्टार्ट करते हैं मैम। ओके तो चलो देखो, जैसे सबसे पहले हमने बोला कि यहाँ पर हमारा गोल होगा कि हम अपने 70% कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को कवर कर लें, ठीक है। डेली स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, वो रीजनिंग के 3 घंटे दे दो, क्वांट के 3 घंटे दे दो, इंग्लिश के 2 घंटे दे दो, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई बच्चा कहेगा अरे बैंक के एग्जाम के लिए इतना दिन इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, ये तो पहले बताते हैं आईएएस के एग्जाम के लिए 8 घंटे पढ़ते थे। ऐसा नहीं होता भाई, कंपटीशन इतना लेवल का बढ़ गया है ना। आप सोचो ना, 14,000 की वैकेंसी के लिए 20 लाख बच्चा अगर फॉर्म फिल कर रहा है, 22 लाख बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है, तो आप वो 22 लाख में से अपने आप को कैसे वो 14,000 के अंदर लेकर आओगे, ये आपकी हेडेक नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे है कि अब आपको उसमें ज्यादा समय देना पड़ेगा। कैसे देना है, तो रीजनिंग को कम से कम 3 घंटे, मॉर्निंग फ्रेशनेस, पजल फोकस कर लो, क्योंकि पजल में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद क्वांट्स की 3 घंटे की है, कैलकुलेशन और स्पीड ड्रिल ज्यादा है इसमें। तीसरी चीज है इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन दोनों को साथ में लेकर चलना है। कैसे चलना है डे बाय डे, वो सारी चीजें हम आपको अब बताएंगे, ठीक है। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम अपना इंग्लिश की बात कर लेते हैं। पहले 7 दिन जो आपके होने वाले हैं, देखो रिवीजन में बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम रिवीजन ऐसे कर ले कि भाई ऐसा है, जाओ चैप्टर जल्दी से खोला, चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया, एक एक चैप्टर, एक एक रूल पढ़ लिया, पूरा याद हो गया। नहीं, आपको क्या करना है, ये जो ग्रामर का रिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पे, इसमें आपको 80 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पर चैप्टर से, ठीक है। पर चैप्टर से सॉल्व करने। अब जिनके पास देखो द्रोणा बुक है वो तो आराम से कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पर टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल है लेवल वाइज डिवाइड करके। जिनके पास द्रोणा बुक नहीं है, आप परेशान हताश मत होइए, अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं ले सकते तो परेशान नहीं होना है। क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है एरर डिटेक्शन ऑन जो भी आपका टॉपिक है वो, और फिर उसके लिख दो, इसके बाद लिख दो बैंक एग्जाम्स, ठीक है। यहाँ बैंक एग्जाम्स लिख दो, एसबीआई पीओ लिख दो, आईबीपीएस पीओ लिख दो, आपको बहुत सारे कीवर्ड्स के साथ आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चंस। बस यहाँ पर टॉपिक चेंज करते जाना। नाउन प्रोनाउन का सॉल्व कर लो पहले दिन, फिर एडजेक्टिव का सॉल्व कर लो, फिर वर्ब का सॉल्व कर लो, टेंसेस का सॉल्व कर लो, एडवर्ब का सॉल्व कर लो, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एडजेक्टिव, वर्ब, टेंसेस और एडवर्ब का है। ये 4 टॉपिक्स में ज्यादा फोकस कर लेना। इसमें बाकियों में अगर आप 50-60 क्वेश्चन भी कर रहे हो चलेगा, लेकिन इनमें आपको 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं एट ऑल कॉस्ट। ये रहेगा आपका फर्स्ट 7 डेज का स्केड्यूल, जो कि आपको फुल फ्लेजेडली फॉलो करना है बिना टाइम वेस्ट करे भाई, ठीक है। तो शुरू हो जाना, क्योंकि आज ही से हम लोग काउंट कर रहे हैं अपने 40 दिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डे 8 होगा, क्योंकि आपने सारा का सारा चैप्टर वाइज रिवीजन कर लिया है, तो अब आपको एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आप इन 2 टॉपिक्स में, क्योंकि इसमें मिसलेनियस एरर्स आते हैं सारे के सारे टॉपिक से मिलाकर, तो ये 2 आप कर पाएंगे। वर्ड स्वैप कुछ हद तक ग्रामर की भी हेल्प लेता है, क्योंकि कौन सा वर्ड कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा हुआ है, इससे करना है। 11th डे पर, क्योंकि हमने कहा 11th डे पर आपका मैक्सिमम चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी, कॉन्सेप्चुअली आप बिल्ड कर चुके होंगे, तो 11th डे पर आप पहला मॉक अपना अटेम्प्ट करेंगे।
डे 12 पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, डे 13 पे फिलर्स करोगे, डे 14 पे मॉक करोगे। और जब हम आपको ये बोल रहे हैं ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैप, फिलर्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें भी आपको कम से कम 50 से 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसका ध्यान रखना। इंग्लिश के क्वेश्चन इतने ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं सॉल्व होने में, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देखो वहाँ पर ज़्यादा कर दिए गए। तो इस बात का ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करोगे तब इंग्लिश आएगी। रीजन बीइंग इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है और एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है। तो बाकी चीजों पे कॉन्सेप्चुअली फोकस करो, यहां पर ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करो। ठीक है सर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, दैट चलिए इज रीजनिंग। देखिए भाई, रीजनिंग का हिसाब किताब थोड़ा सा सिंपल है। आपको रीजनिंग में टारगेट करना है कम से कम 25 से 30 मार्क्स, है ना। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 35 में से 35 भी मार्क कर आते हैं, बट उनकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल पर होती है। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, हम टारगेट लेकर चलेंगे यार 25 से 30 के बीच का हिसाब किताब मिल जाए। अब इसमें अगर हम बात करें तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, है ना, ये आपका एक मेजर सेक्शन हो गया। और मिसलेनियस की अगर हम बात करें, मिसलेनियस में आपका जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, यहां से अगर आपका क्वेश्चन आया तो 5 नंबर का सवाल बनेगा ही बनेगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं आता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, बस आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होता है। तो डे 1 पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। उसके बाद एक और आसान सा टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। अब होता क्या है, अल्फा न्यूमेरिक, सिलॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, इन चारों में से कोई 3 टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे, है ना। अगर पिछले ईयर तक के पैटर्न की बात करें तो इन चारों में से कोई 3 टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। तो इसमें से आपका लगभग 12 से 15 नंबर का हिसाब किताब बन सकता है ना। तो अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग पहले कर लिया, इसमें बिल्कुल भी लोड नहीं है। कोडिंग में बस एक ही प्रकार का सवाल आता है, बहुत ध्यान से उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आपका डायरेक्शन सेंस, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट, और अगर सवाल आ गया तो 3 नंबर आपको देकर जाएगा। तो डे 3 पे आपको डायरेक्शन सेंस पढ़ना है। फिर आता है इनइक्वालिटी, ये भी अगर आया तो 5 नंबर देकर जाएगा। तो डे 4 पे हमारा इनइक्वालिटी हो गया। और डे 5 पे हम ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगे, तो ब्लड रिलेशन को हम लोग कहीं ना कहीं डे 6 पर भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी सी इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब हो सकता है आपका ब्लड रिलेशन एक ही दिन में कवर हो जाए, क्योंकि हमें क्लर्क लेवल के सवाल करने हैं और आपको जल्दी से चीजें समझ में आ जाती हैं। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि मान लो आपने डे 5 पर ब्लड रिलेशन वाइंड अप कर दिया है, तो डे 6 और डे 7 दोनों पर आप सिलॉग कर सकते हो, क्योंकि सिलॉग काफी सारे स्टूडेंट सिलॉग में स्ट्रगल करते हैं। वेन डायग्राम नहीं समझ में आता, कई बार कंक्लूजन समझ में नहीं आता। तो क्या करना है, बहुत डिटेल में उसको पढ़ना और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो आप ऐसे डेज को स्वैप भी कर सकते हैं। 8वें दिन आप जनरल मिसलेनियस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ लिया है उन सारे के सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि भैया इतना तो पढ़ लिया है, इसमें से समझ कितना आया है ना, नंबर कितने हम लेके आ पा रहे हैं। तो अभी तक डे 7 तक आपने जो भी पढ़ा है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर हम आ जाते हैं हमारे लीनियर अरेंजमेंट पर। पहले हम सिंगल डबल रो से स्टार्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे सर्कुलर अरेंजमेंट में। अब कई लोग सोचेंगे अरे सर एक एक दिन में कैसे होगा, एक एक दिन में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अभी प्रैक्टिस के लिए आगे हम समय लेंगे आपको, है ना, क्योंकि क्लर्क लेवल का सवाल देखना है, बहुत आसान लेवल का सवाल होगा, उसमें बहुत ज्यादा आपको खतरनाक कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा, और एक दिन सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डे 11 पर पजल हम शुरू कर देंगे, फ्लोर पजल, फ्लोर एंड फ्लैट पजल, फिर आपका बॉक्स पजल, डे एंड डेट पजल, मंथ एंड ईयर पजल, इनके हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। तो पहले 15 दिन में हमारी तैयारी कैसी हुई भाई, मिसलेनियस को ठीक ठीक लेवल पे कर लिया, हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखते हुए, और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, और जो बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया, ताकि हमें एक बेसिक आउटलाइन तो मिल गई कि हाँ यार इतना इतना हम कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 15 दिन में इंग्लिश में भी आपने यही किया है, रीजनिंग में भी आपको यही करना है। अब क्वांट में फेज 1 में आपको क्या करना है वो मैं तो नहीं बता पाऊंगा, मयंक सर आपको बताएंगे। तो मयंक सर, क्वांट का फेज 1 कैसा दिखेगा, फटाफट से स्टूडेंट्स को बताइए। थैंक यू सर। हम जब क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले आपका स्पीड मैथ्स हो गया, अर्थमेटिक हो गया और डीआई वाला पोर्शन हो गया। स्पीड मैथ्स जो आपका क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत अहम रोल निभाता है, ठीक है। आपकी किस्मत अच्छी रही तो 20 मार्क्स तक आपकी जो है स्पीड मैथ्स देखने को मिल सकती है, ठीक है। हम अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन मिनिमम 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं,
तो इसीलिए सबसे पहले दिन हमने क्या रखा है, सिंप्लीफिकेशन को रखा है। पूरा सिंप्लीफिकेशन के लगभग 250-300 क्वेश्चन, आप जितने ज्यादा अपना बेस्ट देना है, एक नंबर मत सोच कर बैठना, अपना बेस्ट देना है कि हमें आज सिंप्लीफिकेशन इतना लगाएंगे कि सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। सेम प्रोसेस, क्वेश्चन कैसे आपको मिलने हैं, आपके पास बुक्स है सो गुड, नहीं है अगर ले सकते हो तो ले लो, अगर नहीं ले सकते हो तो आंचल मैम ने बताया सीधा सा आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च करना, सिंप्लीफिकेशन फॉर बैंक एग्जाम्स, फॉर क्लर्क एग्जाम्स, आप सर्च कर लोगे, आपके पास बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड पर आता है अप्रोक्सीमेशन। जब आप सिंप्लीफिकेशन कर लेते हो तो अप्रोक्सीमेशन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। फिर आपको दूसरे दिन जो टारगेट करना है वो मिसिंग नंबर सीरीज को टारगेट करना है, ठीक। मिसिंग नंबर सीरीज हो गई, मिसिंग नंबर सीरीज पर बेस्ड आपको रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, चूंकि अब इन दोनों की जब हम लोग बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन और मिसिंग नंबर सीरीज हल्के टॉपिक पढ़ते हैं। कंपैरेटिवली रॉन्ग नंबर सीरीज स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है कंपैरेटिवली, किससे, मिसिंग नंबर सीरीज से। तो इसलिए रॉन्ग नंबर सीरीज आपको पूरा दिन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ डे आपको क्या करना है, परसेंटेज और रेशियो के बेसिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। एक टेबल डीआई आपको उठा लेनी है किसी भी चैप्टर पर बेस्ड, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर लो टेबुलर डीआई या फिर टेबल बेस्ड डीआई परसेंटेज बेस्ड, आपको मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, जितनी डीआई आप एक दिन में लगा सकते हैं। उसके बाद 6th डे आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ना है, प्रॉपर आप एक दिन में टाइम एंड वर्क खत्म कर सकते हैं, बहुत इजी टॉपिक है आपका। 7th डे में आपको क्या करना है, पाइप एंड सिस्टम, चूंकि पाइप एंड सिस्टम आप 1-1.5 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि पूरा आपका टाइम एंड वर्क पर ही बेस्ड होता है। अगर आपने इसको जल्दी खत्म कर दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस को आप 1.5 दिन दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को आपने पूरा एक प्रॉपर दिन दे दिया, ठीक। फिर मिक्सचर एलिगेशन और पार्टनरशिप को आपने दे दिया एक दिन। उसके बाद अगर हम बात करें तो SI CI एक दिन में आपका कंप्लीट होने वाला टॉपिक है। अब मिक्स्ड अर्थमेटिक में यहां पर आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि एक बात समझिएगा, यहां पर आपके मिक्सचर एलिगेशन और पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप आपका कंप्लीट हो जाएगा। सपोज मिक्सचर एंड एलिगेशन का अगर कोई कंसेप्ट यहां पर छूटता है तो आप उसको आगे बढ़ा लीजिए, या फिर यहां पर आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको 13th 14th और 15th इन दोनों दिन बारग्राफ डीआई और पाई चार्ट सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 15th डे को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। जैसे अपन ने पढ़ाया है पूरा उसी पर अगर आप कंप्लीट करते हो तो 2-2.5 घंटे में आपकी पूरी क्वाड्रेटिक यहां पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। एक बात बता दें, आपको बिल ये नहीं करना है कि बहुत हाई लेवल पढ़ना है। पता चला कई बच्चे कैट की बुक सॉल्व करने लग रहे हैं, भैया क्लरिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहीं तक रहना, ठीक है। बहुत हाई के चक्कर में कभी कभी आप इतना डिमोटिवेट हो जाते हो कि अपनी पढ़ाई से कभी कभी पढ़ाई बंद कर देते हो आप लोग, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं फेज 2 की तरफ, आंचल मैम के पास। आंचल मैम बताइए फेज 2 की क्या रणनीति रहेगी बच्चों के लिए, प्लीज। फेज Thank you. 2 में दौड़ लगानी है, हाँ। फेज 2 में दौड़ लगानी है। अब दौड़ कैसे लगानी है, पहले इंग्लिश की दौड़ देखेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट की दौड़ देखते हैं। देखो, जो स्पीड और एक्यूरेसी पे हम काम करेंगे, और देखो फ्रैंकली स्पीकिंग क्लर्क के एग्जाम में स्पीड ही है जो आपको चाहिए होती है, एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए। बट एक्यूरेसी नहीं है और सिर्फ स्पीड है तो कोई मतलब नहीं है इसका कि हम तुम यार वो कर रहे हो जय माता दी ए, जय माता दी 2, ये नहीं करना है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन। तो एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, अपने अटेम्प्ट्स को 80+ डेली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेकर जाना है। आपको टॉपिक और सेक्शनल टेस्ट के बीच में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिवली चलना पड़ेगा। उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना है हाई लेवल मिक्स सेट्स को रीजनिंग और क्वांट्स में, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगी भाई, तुम इंग्लिश ही है जो तुमको बोलेगी अरे मुझको तो राहत की सांस मिल गई है अभी वही। एसबीआई पीओ में भी हमने देखा इंग्लिश हाँ। में स्टूडेंट बोलता है अरे बहुत बढ़िया 25 भी हाँ। कर लिए हैं, कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया कर लिया, बट रीजनिंग क्वांट थोड़ा सा परेशान करेंगे। क्लर्क में उतना नहीं करेंगे, बट पीओ में करेंगे। तो इंग्लिश को आप लाइट ले सकते हो, बट ज्यादा लाइट मत लेना। लाइट नहीं ले सकते हो, देखो बात है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स की, चॉइस ऑफ वर्ड्स की, लाइटली नहीं लेना है क्योंकि यही तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज करेगी, ठीक है। एनीवे, तो डे 15 पे हमारे क्लोज टेस्ट के साथ हम शुरू करेंगे। वर्ड इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करेंगे डे 16 पर। सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेंगे हम डे 17 पे। अब देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जो आपको एक्सरसाइजेस मिल रही हैं, कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जो आपको 5 नंबर से कम की आए। यहाँ पर क्लोज टेस्ट देखोगे तो आपको कम से कम 5 नंबर, और अब तो 6 नंबर का भी क्लोज टेस्ट आने लग गया है। वर्ड इंप्रूवमेंट 4 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते हो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट
अगर खाली सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया है तो फिर 5 नंबर का आएगा। अगर पैराजंबल के साथ आ गया है तो फिर 3 नंबर का ही होता है, पैराजंबल आपका 5 नंबर का वो हो जाता है। तो हम इन एनी केस 3 क्वेश्चंस तो इससे एक्सपेक्ट करके चलते ही चलते हैं। फिर उसके बाद मॉक 3 होगा आपका 18th डे पर। मिसस्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है क्लर्क के एग्जामिनेशन में, और 5 नंबर से कम के ये नहीं आते हैं। मैम तो इसमें एक क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, मैच द कॉलम आ सकता है क्या क्लर्क में? मैच द कॉलम आने की संभावना देखो कम होती है, लेकिन अगर आता है तो वो मेंस के एग्जामिनेशन में आता है। कॉलम बेस्ड एक्सरसाइज आएंगी, कौन सी आएंगी वो अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। कनेक्टर्स की एक्सरसाइज, अगेन कनेक्टर्स की एक्सरसाइज बहुत सिंपल सेंटेंसेस, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अगेन ये वाली एक्सरसाइज आपको 2 से 3 नंबर की मिलती है, बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। हम तो कहते हैं सिर्फ 2 नंबर की ही मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो। और कनेक्टर्स की स्टेटमेंट का जो लैंग्वेज होगा वो बहुत ईजी होगा, ठीक है। मॉक 4 आपको करना है डे 21 पे, उसके बाद आ जाओगे आप डे 22 पे। स्टार्टर का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं भी और नहीं भी। अगर ये आया तो देखो ये पता है किस लिए आता है, सिर्फ आपको छोड़ने के लिए आता है। सिर्फ एक क्वेश्चन दे देंगे, वो भी आपको स्किप ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन एनी केस जब इस क्वेश्चन को देखते हैं ना तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हमारी इधर उधर होती है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर कंजंक्शंस और एडवर्ब्स ही होते हैं, उनका यूसेज आपको पता है तो आप इसको अटेम्प्ट करें, वरना इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर इससे आएगा तो आएगा, अदरवाइज हम इसको अवॉइड करके ही चलेंगे। वर्ड यूसेज का ऑन द कॉन्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्रेजल वर्ब डायरेक्टली नहीं आएगा, एरर्स के क्वेश्चन में, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में, आपके वर्ड स्वैप के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चंस में ही आपको देखने को मिल जाएगा। मॉक नंबर 5 आप करेंगे 25वें दिन पे। कॉलम बेस्ड एक्सरसाइज जैसे सर ने अभी पूछा, तो कॉलम बेस्ड एक्सरसाइज 3 तरह से पूछी जाती है। एक आपका फिलर का कॉन्सेप्ट होता है, एक आपका इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, और एक आपका मैच द कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो हम इसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ज्यादातर मैच द कॉलम मेंस में एक्सपेक्ट करते हैं, प्री में नहीं। प्री में आता है तो वो हमारे पीओ के प्री में आने की संभावना होती है, जो आया भी है एसबीआई पीओ में लेटेस्ट, है ना। फिलर और इंप्रूवमेंट की बात करें तो इसके आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं दोनों तरह से, ठीक है। फिर आते हैं पैराजंबल पे। ऑफ कोर्स यार पैराजंबल देखो आता तो है, लेकिन हम चाहेंगे आपको कि आप इसको छोड़ाइए। क्यों? 5 नंबर की एक्सरसाइज है, आप इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, जो भी फर्स्ट सेंटेंस है उसको फाइंड आउट करो, बाकी छोड़ाओ, ठीक है। क्यों? कम से कम 2 मिनट का समय दोगे उसको, 1.5 मिनट का समय दोगे, वो 1.5 मिनट का समय आप कहीं ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां पर आपका परफेक्ट सही आंसर आने का संभावना है। इसमें परफेक्ट नहीं आने की संभावना है। तो 4 से 5 नंबर का पेपर ऐसा होता है कि हम अटेम्प्ट नहीं करते, दिस इज वन ऑफ देम। फिर आता है मॉक नंबर 6, एरर डिटेक्शन आप फिर से प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि आपने बहुत पहले वो प्रैक्टिस किया था डे 8 पर। एंड देन यू हैव वर्ड स्वैप का क्वेश्चंस, ठीक है। विद दिस 30th डे पर हम पहुंच चुके हैं, हमारी जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो सारी की सारी कवर हो चुकी हैं। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग के सेक्शन पर और देखते हैं सर क्या बताते हैं आपको आगे की चीजों। चलिए भाई, तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 15 दिन में सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना और आगे दौड़ना है। अब देखो भाई, अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा हम सक्षम हो गए, बहुत बढ़िया हमारा काम चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इन फेज 2 के दिनों में टॉपिक टेस्ट और चैप्टर टेस्ट भी दे सकते हो। जैसे इंग्लिश का आपने कुछ पढ़ लिया, उसका टॉपिक टेस्ट देकर चेक कर लिया क्या कुछ लेवल आया है, या फिर बीच में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पर आप टॉपिक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, या फिर आप इसको सेक्शनल टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो टॉपिक और चैप्टर लगभग सेम सही हो गया, अगर मन करे तो आप सेक्शनल टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं डे 16 पर, आपको मिक्स पजल की प्रैक्टिस करनी है, 10 पजल उठानी है। अब 10 पजल सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, है ना। अगर फटाफट कर लो बहुत अच्छी बात है, पजल बन जाते हैं और भी अच्छी बात है, नहीं बनते तो जो बन गए उनको तो रखना, जो नहीं बने उनका मेथड देखना है कैसे सॉल्व किया गया है, और उस मेथड को अप्लाई करके दोबारा सॉल्व करें। सॉर्ट ऑफ आपका छोटा सा मॉक हो गया पजल का, उसका एनालिसिस आपको अच्छे से करना है। डे 17 पजल के सवाल कुछ रहेंगे, कुछ इनइक्वालिटी रहेगा, 5 नंबर का हिसाब किताब डन करना है। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करेंगे। प्रैक्टिस के लिए बुक है, बहुत अच्छी बात है, पीडीएफ है और अच्छी बात है। टॉपिक टेस्ट आप दे रहे हो, चैप्टर टेस्ट दे रहे हो, वहां से भी आपको जो क्वेश्चन जो आपको करने हैं उसके लिए जो किताब है, पीडीएफ है, गूगल देव है, या फिर आप टॉपिक टेस्ट भी दे सकते हो। अल्टीमेटली वहां भी तो क्वेश्चन ही मिलने हैं ना, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सवाल आपको वहां से भी मिल जाएंगे, तो आपको ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। फिर पजल्स और डायरेक्शन आएगा। फिर डे नंबर 20 पर थोड़ा सा हाई लेवल पजल करने की कोशिश करेंगे। वैसे आने के चांसेस कम है, और अगर आएगा भी तो स्किप करना, बट अगेन थोड़ा सा एक अपना
मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए हाई लेवल पजल्स को हम पिक करें, खासकर आपके जो वेरिएबल बेस्ड पजल है वो। ठीक है, फिर सिटिंग अरेंजमेंट चलता रहेगा। देखो सिटिंग और पजल डेली चलना ही है। सिटिंग के मान लो आपने 5 क्वेश्चन कर लिए एक दिन पजल के 5 कर लिए, और उसके साथ साथ पैरेलल या मिसलेनियस के टॉपिक भी प्रैक्टिस करो ताकि सब कुछ कंप्लीट हो। क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ मिसलेनियस बना बना के आ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ पजल सिटिंग के भरोसे चले गए, मिसलेनियस किया ही नहीं। तो दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है साथ के साथ, है ना। डे नंबर 22 पूरी तरीके से मिसलेनियस पर रहेगा। कैसे कैसे करोगे? 10 सिलॉग, 10 इनइक्वालिटी, 10 कोडिंग, 3 ब्लड रिलेशन, 3 डायरेक्शन, एक आध सवाल आपका ऑर्डर रैंकिंग का, 10 सवाल आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के। तो इस तरह का तरीके से आपको पूरा एक बैच बनाना होगा ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए और एक अच्छा चंक ऑफ क्वेश्चन आप बना भी लो। ठीक है, उसके बाद डे नंबर 23 पूरी तरीके से सिलॉग को डेडिकेट करना है। फटाफट से एक बार रिवीजन करके बेहतरीन तरीके से कम 50 क्वेश्चन लगा डालने हैं, तो सिलॉग का फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डे नंबर 24 आपका रहेगा पूरा का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट का। लीनियर, सर्कल, पॉलीगन, हर एक टाइप के सवाल आप यहां पर डन कर लेंगे। फिर आप 25 तारीख को अगेन दोबारा से कंप्लीट मिसलेनियस की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब रीजनिंग के 5 दिन आपके और बचे हैं। 26 वाला डे आपका फिर पजल होगा, फिर सिलॉग होगा, फिर ब्लड रिलेशन डायरेक्शन दोनों साथ में करोगे। अब देखो ब्लड रिलेशन डायरेक्शन मिसलेनियस के साथ भी प्रैक्टिस हो ना, अलग से हम इनकी प्रैक्टिस क्यों करें? क्योंकि मान लो अगर 3-3 नंबर के दोनों ही आ गए तो 6 नंबर का हिसाब ये हो गया, यानी कि मिसलेनियस का एक सवाल और कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बैलेंस हमें लेकर चलना पड़ेगा, हर एक सिनेरियो के लिए हमें तैयार होकर जाना होगा। ठीक है ना। फिर सिटिंग अरेंजमेंट आप करेगा डे नंबर 30 पर कोडिंग, डिकोडिंग प्लस इनइक्वालिटीज की आप प्रैक्टिस करोगे। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करने के लिए अगर कोई भी सोर्स आपके पास नहीं है तो मॉक टेस्ट तो होंगे ना। मॉक टेस्ट में टॉपिक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट होंगे, वहां से आप प्रैक्टिस करना। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही? तो आई थिंक रीजनिंग का फेज 2 आपके दिमाग में क्लियर है। अब बात करते हैं क्वांट की और देखते हैं क्वांट के फेज 2 में क्या क्या कलाकारी आपको करनी है। थैंक यू मयंक सर। सर। हेलो। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए हम बात करते हैं क्वांट के बारे में। क्वांट में हम क्या देखने वाले हैं, तो डे 16 से लेकर डे 30 तक की बात करेंगे। और विदु सर ने पहले ही बता दिया है कि भाई अब इसमें भागना है, तो भागो भागो दौड़ो दौड़ो से। तो बेटा जी कहानी क्या है, सबसे पहले अब जो 15 दिन थे हमारे, हम उसमें आई थिंक सारा बेसिक सीख चुके हैं। तो बेसिक्स के बाद अब आपको करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन प्लस टेबल डीआई आपको 16th डे कंप्लीट करनी है। ठीक है, फिर 17th डे जो हो गया आपका, उसमें आपको नंबर सीरीज मिसिंग और रॉन्ग दोनों मिक्स करके कर लेनी है। उसके बाद आपने डीआई उठानी है। डीआई आप रैंडम डीआई कोई भी उठा लो, केसलेट उठा लो, चाहे आप यहाँ पर डीआई टेबलर उठा लो, चाहे बार उठा लो, चाहे पाई चार्ट उठा लो, कुछ भी उठा लो। उसके बाद टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 3 पोर्शन आएंगे, एक नॉर्मल टीएसडी हो गया, एक आपका ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और फिर आपका बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना। तो अब आपको देखना है कि आपको जो वहां पर कवर नहीं हुआ था या फिर जो बच रहा था, वो वाला पोर्शन आपको टाइम एंड वर्क के साथ यहां पर कवर करना है। ठीक है, फिर यहां पर 20th डे में आपका क्या हो गया, पाई चार्ट डीआई आप फिर कर लोगे पाई और बार की मिलाकर। ठीक, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज आपने आधे घंटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ली, बाकी के टाइम आपने 50 क्वेश्चन मिक्स अर्थमेटिक के उठा लिए, वो आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा शो हो रही है। हाँ सर, ऑडियो आपका आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, उसके बाद 20th डे पर जब हम बात करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन प्लस नंबर सीरीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से हम डीआई मिक्स कर देंगे, रैंडम डीआई आप उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए। आफ्टर दैट अर्थमेटिक का सेशन हो गया, और स्पीड ड्रिल्स, यानी कि अब आपको भैया स्पीड में क्वेश्चन, अब आपको कछुए वाली चाल नहीं चलनी है। ठीक है ना, अब आपको थोड़ा सा खरगोश की स्पीड पर आनी है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपने स्पीड मैथ्स और डीआई उठाना है। समझ के बाद क्यों स्पीड मैथ्स पे क्यों इतना जोर दिया जा रहा है और डीआई पे, क्योंकि स्पीड मैथ्स और डीआई भैया ये मान लो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट रहेगा। अर्थमेटिक, सपोज जैसे अर्थमेटिक की बात करें, एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बड़ा है, आपने पढ़ा नहीं हुआ, डीआई आपने पढ़ ली,
और आपको क्लिक कर गई, एक डीआई 4 से 5 क्वेश्चन देकर जाएगी, ठीक है, 4 से 5 नंबर। फिर स्पीड मैथ्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया भैया मिनिमम 15 मार्क्स तो स्पीड मैथ्स के आने ही आने हैं, ठीक। आगे की बात देखते हैं। फिर आपका मिक्स्ड अर्थमेटिक हो गया, डीआई ऑल टाइप रैंडम कुछ भी उठाओ, स्पीड मैथ्स कर लो आप 28th डे, 29th डे फिर से अर्थमेटिक, और 30th डे फिर से, यानी कि एक आपका ये साइक्लिक फॉर्म चल रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आपके 30 दिन का प्लान हो चुका है, और 30 दिन अगर आप कर रहे होगे ना, इसके बाद अगर आप एक फुल मॉक देकर देख लेना, आप कहोगे भैया थैंक यू सो मच, फोन करके कहोगे, ठीक है, फोन करके कहोगे सर स्पीड मेरी फटाक से उड़ चुकी है, ठीक है। तो आगे की हम लोग फेज 3 में पहुंच रहे हैं। फेज 3 में हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे आंचल मैम। आंचल मैम प्लीज। चलिए भाई, फेज 3 जो है उसमें आपको एग्जाम का सिमुलेशन देना है, एग्जाम की कंडीशन में आपको ढालने का काम आपको करना है। वो कैसे कर सकते हो? बहुत सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर पेपर देना है पहले, उसके साथ साथ आपको फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो मैम कैसे करना है बातचीत फेज देखो 3 में? ऐसा है, फेज 3 होता है ऐसा समय जहां पर आप बिल्कुल नजदीक होते हो अपने एग्जाम से, और इस समय में कोई ब्रह्मा जी भी आके बोल दे तो ठीक है, बात उनकी मान सुन लेना, लेकिन स्ट्रैटेजी चेंज मत करना भाई, ठीक है। इस समय पे स्ट्रैटेजी चेंज करने का मतलब है कि सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। सो कोई रिस्क लेने का समय ये नहीं होता है। आपने जो प्रैक्टिस आज तक करी हुई है उसी को सिर्फ ब्रश अप करने का काम होता है। वी स्टार्ट विद एग्जैक्ट एग्जाम रिदम, आपकी जीरो सिली मिस्टेक्स हम एक्सपेक्ट करते हैं इस समय पर। 2 मॉक्स आपको डेली देने हैं, प्रीवियस ईयर भी दे सकते हो प्लस फुल भी दे सकते हो। सेम टाइम स्लॉट वही सिलेक्ट करना जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा। ये क्यों करने को बोला जाता है? जस्ट बिकॉज जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपका दिमाग उस एक टाइम पीरियड पे पहले से ही ट्रेंड हो जाएगा ना कि इस टाइम पे मेरे दिमाग को ज्यादा काम करना है, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब देखो वही वाली बात है ना, मान लो तुम सुबह 10 बजे उठ रहे हो, तो 9 बजे वाली शिफ्ट में एग्जाम देने कैसे जा पाओगे भाई? आपका ब्रेन एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। या फिर दोपहर में बढ़िया दबा के खा के सोने की आदत है, तो लास्ट शिफ्ट में पेपर कैसे दोगे? तो अगर एग्जाम के 7 दिन पहले तक आपने डेली बेसिस पर उसी सेम टाइम पर अपने दिमाग को एक्टिव करने की हैबिट डाली, तो दिमाग कहेगा चलो ठीक है यार, कुछ दिन की बात है, एग्जाम तक एक्टिव हो जाए। तो ये आपको देखना और इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस फुल मॉक टेस्ट दोनों दिन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर इज एग्जैक्ट एग्जाम लेवल, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। बट जो फुल मॉक होते हैं उसमें कुछ मॉक इजी होते हैं, कुछ एग्जैक्ट एग्जाम लेवल और कुछ एग्जाम लेवल से हाई होते हैं। मान लो आपने सारे मॉक टेस्ट आपके सामने ऐसे आ गया, आपकी किस्मत इतनी अच्छी है जो एग्जाम लेवल से ऊपर के हैं, तो आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, सर नंबर ही नहीं आ रहे, सर हम कर ही नहीं पा रहे। और काफी सारे मॉक टेस्ट हमने भी ऐसे देखे, स्टूडेंट्स भी रिपोर्ट करते हैं कि सर बहुत हाई लेवल है एग्जाम से, मतलब ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। और जब एग्जाम देने जाते हो तो उनसे इजी क्वेश्चन आते हैं। तो मेक श्योर करें ऐसे ही मॉक टेस्ट आप लेकर चलें, ऐसे ही मॉक टेस्ट सॉल्व करें जो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल है। मैम बिल्कुल। तो भाई देखो ऐसा है कि आपका टाइम वेस्ट करने का, अब एनालिसिस आपको किस चीज करनी है? वेस्टेड टाइम की। समय वेस्ट करने के लिए तो होता ही नहीं है भाई लास्ट के 7 से 8 10 दिनों में। अप्रोच रॉन्ग अगर आपकी रही है तो उसको ठीक कर लीजिए, और अगर स्लो क्वेश्चंस आप सॉल्व करें तो स्पीड अप कर लीजिए, ठीक है। क्विक रिवीजन फॉर्मूलाज का कर लो, रीजनिंग की ट्रिक्स का कर लो, और वोकैबुलरी का कर लो, प्लस जो आपका 120 रूल्स है उसको पूरा सा रिवाइज कर लेना अच्छे से। इंग्लिश के लास्ट 10 दिन किस तरह से जाने वाले हैं, डे 31 से लेकर डे 40 तक। आपको पहली तो ये देखो, डे 31 से लेकर डे 34 तक आप एक मॉक कर रहे होगे, और एक जो आपने मॉक 1 दिया हुआ है उसको रिवाइज करोगे। मॉक 8 करना, मॉक 2 को रिवाइज करना, मॉक 9 करना, मॉक 3 जो किया हुआ था रिवाइज करना, मॉक 10 नया अटेम्प्ट करना, मॉक 4 रिवाइज करना। उसके बाद डे 35 से लेकर डे 40 तक जो 6 दिनों का समय आपके पास मिलने वाला है, उसमें आपको 2 फुल लेंथ मॉक्स डेली अटेम्प्ट करने ही करने हैं एट ऑल कॉस्ट, प्लस आपको पिछले दिए हुए एक एक मॉक को सॉल्व करना है। ये आखिरी समय होता है दोस्तों, इसमें जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो, जितना दिमाग लगा सकते हो, जितनी ताकत लगा सकते हो वो कर डालो, ताकि एग्जामिनेशन में जाने के बाद कोई रिग्रेट ना रहे, और जो पेपर आए आप एकदम चुटकियों में उसको सॉल्व करके निकल जाओ। जब मॉक्स करोगे तो तीनों क्वेश्चंस, तीनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन एक साथ हो रही होगी, आपके लिए खुद ही काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, ठीक है। So with this we move on to the next part, that is reasoning का section. So let's रीजनिंग में अगेन देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, टॉपिक टेस्ट और मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट के बीच आपको शफल करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी वहां पर नहीं होगी, ठीक है ना। तो बस प्रैक्टिस आप कर चुके हो, हियर एंड देयर आप क्वेश्चंस को शफल कर सकते हो डेली बेसिस पर। इस फेज में आपको
10 सिलॉग, 10 इनइक्वालिटी, 10 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, साथ के साथ अगर आप बात करो कोडिंग के 5 सवाल, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन के 3-3 सवाल और पजल्स के 5 सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट के 5 सवाल। तो ये आपको साथ में लेकर चलना होगा, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब फेज 3 में क्वांट में क्या करना है वो आपको मयंक सर बहुत अच्छे से बताएंगे। मयंक सर। थैंक यू सो मच सर। अगर हम क्वांट के बारे में बात करें तो यहां पर क्वांट में देखिए, सबसे पहले वही चीजें हैं आपकी पोर्शन की अगर बात करें तो आपको सबसे ज्यादा जो यहाँ पर रिवाइज करना है वो आपको डीआई का रिवीजन करना है डेली। फिर उसके बाद आपको स्पीड मैथ्स और आपको अर्थमेटिक के जो आपके अब आपके जो कमजोर टॉपिक हैं उनका आपको डेली, अब देखो 2-3 चीजें आप लोगों को और करनी है साथ ही साथ। जहां आप पढ़ने बैठते हो वहां पर आपको परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं उनको चिपका लो, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर चिपका लो, 1 से लेकर 30 तक क्यूब आप वहां पर चिपका लो, ठीक है ना। जब आप उसको पेस्ट कर लोगे और जब आप डेली, याद नहीं करना है उसको, जब आप उसको डेली देखोगे तो आपकी जो है विजुअलाइजेशन में आ जाएगा कि हाँ इसका शायद ऐसा होता है, तो आपको आदत बन जाएगी, ठीक है। और इतना पढ़ो ना, ये जो इस बार की कहानी है आपकी, इस बार की ये जो जर्नी है अपकमिंग एग्जाम्स की, अपकमिंग 1.5 महीने की, 2 महीने की, ये सिर्फ सिलेक्शन की जर्नी नहीं है, ये कहानी है आपकी उन सभी से लड़ाई की जो आपके लिए कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। उन सभी लोगों से आपकी ये लड़ाई है, उन सभी लोगों से आपको जवाब देना है इस बार कि नहीं, मुझ में है दम, मैं कर लूंगा। इस बार आपको अपने घर वालों को बताना है कि नहीं, मैं वो खोटा सिक्का हूं कि जो कुछ भी कर सकता है। जो 2 लाइनें हैं, सुनिएगा कि कुछ चढ़ गया है नशा ऐसा कि कोई और रंग अब चढ़ता नहीं है, और छीन लेते हैं हाथों से किताबें माँ बाप जो कभी कहते थे कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है। मतलब इतनी ज्यादा पढ़ाई करनी है आप सभी को, ठीक है। तो इसके साथ हम चलेंगे फेज 4 पे। मैम प्लीज फेज 4 के बारे में बच्चों को बता दीजिए, जो अंतिम 2 दिन है उनमें क्या करना है। देखो, अंतिम 2 दिनों में कुछ नया नहीं सीखना है, सिर्फ रिलैक्स करना है अपने आप को, ठीक है। अब ये अंतिम 2 दिन भी हो सकते हैं, अंतिम 8 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने 2 एक्सपेक्टेड आपको डेट बताई थी। 20-21 को पेपर होगा, या दो अंतिम 27-28 को। और 27-28 को हुआ, तो आपके पास 7 दिन और मिल जाएंगे, एडेड एडवांटेज है। तो जैसा कि मैम बोल रहे थे, मैम प्लीज। हाँ, तो जैसे हमने बोला आपको कि अगर 7-8 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है तो भाई अपना मॉक का सीरीज कंप्लीट करना, वो रेगुलर करते रहना। दिन में कम से कम 3 मॉक्स आपको देने ही देने हैं, एक प्रीवियस का और 2 नए। उसके अलावा जो आपके लास्ट के अगर 2 दिन बच जाते हैं तो 2 दिन में कुछ नया मत सीखना। स्पेसिफिकली जिस समय आपका एग्जामिनेशन, उसके 24 आवर्स तक अपना दिमाग बिल्कुल एकदम शांत रखना, ठीक है। लाइट खाना, शांत रखना, ओके, स्टे शार्प, रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट। उसके अलावा लाइट प्रैक्टिस करनी है, इजी मीडियम सेट्स ही सॉल्व करने हैं, क्लरिकल लेवल का है वैसे भी। नो न्यू लर्निंग, नई लर्निंग आपको कुछ भी नहीं करनी है। स्लीप अर्ली एंड ईट लाइट। विजुअलाइज करो एग्जाम के सक्सेस को कि हाँ मैं कल जा रहा हूँ पेपर देने, हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, हाँ इस साल चाहे जो कर लो मैं तो सिलेक्ट होके रहूंगा, ठीक है। तो विद दिस हमारा 4th फेज आता है अब अंत की तरफ। लेकिन देखो क्या होता है ना कि लास्ट तक जाते जाते बच्चे बहुत डिमोरलाइज्ड फील बहुत करते हैं। थक जाते हैं, अरे हाँ। बहुत कर लिया भाई, फिर लगता है अरे यार अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो आपको मोटिवेट करने के लिए एक मैम, आंचल मैम बहुत बढ़िया सी लाइन आपके लिए लेकर आए हैं। मैम ये यहाँ पर बोल रहे हैं, इसका हम शॉर्ट्स भी बनवा देंगे आपके लिए, और आप याद भी कर लेना, ताकि आपको जब भी लगे कि नहीं यार मोटिवेशन की कमी हो रही है, इस शॉर्ट्स को आप देख लेना। मैम स्टेज इज योर्स। तो देखो भाई, ऐसा है कि कुछ टाइम पहले आपको भी पता है, और आप तो सबसे ज्यादा मेरे साथ रहे हो इस जर्नी में, तो आपको भी पता है थोड़ा सा डिमोरलाइज हम भी थे पिछले कुछ साल में, अभी नहीं, ठीक है। जी तो मैम। उस टाइम पे जब बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हम फील कर रहे थे अपनी लाइफ के लिए, तो हमने कुछ चीजें लिखी थी, और उसमें से एक ये लाइन है जो हम चाहते हैं कि जब आप डिमोरलाइज फील करें तो खुद को मोटिवेशन सिर्फ अपने आप से ही दिया जा सकता है यार। सो इट सेज, जब बहुत परेशान हो इस दुनिया से, जब भूलने लगो कि ये तुम्हारी कहानी है, जब बहुत परेशान हो इस दुनिया से, जब भूलने लगो कि ये तुम्हारी कहानी है, तब खुद से कहना एक वादा है तुझसे कि जिस दिन मौत तुझसे मिलने आएगी तुझे तुझ में जिंदा पाएगी। दैट मीन्स जब आपका कभी भी कोई चीज आप खत्म कर रहे हो ना, तो डिमोरलाइज होने की जरूरत ही नहीं है यार। लास्ट जब जा रहे होगे ना इस धरती से बाय बाय बोल के, तो ऐसे जाना कि भाई हमने अपनी जिंदगी जी है, और जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के लिए थोड़ा सा लगता है भाई, पैसा लगता है मजे करने के लिए। तो उस
लाइफ को एंजॉय करने के लिए, उस जिंदगी को जीने के लिए अपनी जितनी ज्यादा कोशिश कर सकते हो उतनी ज्यादा कोशिश से, मेहनत से वो बनो जो तुम चाहते हो। टारगेट सेट करो अपनी लाइफ का, हर बार कोई ना कोई टारगेट आपके पास होना चाहिए, तब जिंदगी जीने में मजा आता है कि यार मेरे को ये अचीव करना है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, सो डू दैट सो दैट चलिए यू भाई, पिक। बहुत बढ़िया लाइन मैम ने बोली, इसको Thank रेगुलर रिपीट करना है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज, दिल से निकली हुई बात है बिल्कुल, और आई एम प्रिटी श्योर आपको भी समझ में आया होगा। तो बस बातचीत पूरी कर दी है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, मेहनत करनी है। और मैं तो ये बोलूंगा यार, ये सोच कर जाओ पहला ही पेपर निकल जाए, है ना, नहीं भी निकलेगा तो आपको लर्निंग्स मिलेंगी, अगला पेपर आप बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है भाई, और इस पूरी की पूरी तैयारी को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये टीम हमारा आपके सामने है ही, और साथ के साथ बैंकिंग वाला भी आपके साथ है, जिसमें भी बैंक महापैक आपको मिल जाता है, जिसमें आप हर एक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और 15 अगस्त का दिन है, कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स तो लेकर आने ही थे, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 2499 में। 79th डे है तो 79% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। बैचेस की हम बात करें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एम 4.0 बैच है जो 2026 के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे तो SBI क्लर्क 2.0, टारगेट IBPS क्लर्क और IBPS SO, तो ये सारे के सारे बैचेस उन एग्जाम्स के जो एग्जाम्स आपके सामने बिल्कुल खड़े हुए हैं, दरवाजे पर दस्तक देने ही वाले हैं, तो उनके लिए तैयारी आपको करनी है। साथ के साथ भैया, ये तो कोर्सेज की बात हो गई, बट मयंक सर, किताबों के लिए बच्चे बड़े चिंतित रहते हैं कि सर प्रैक्टिस के सवाल कहां से मिले, तो उसके लिए कुछ है क्या स्पेशल हमारे पास? सर बिल्कुल है, द्रोणा बुक सेट आपने बता दिया, एक बार फिर से बता देते हैं कि 1299 में आप द्रोणा बुक सेट ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपका 6 बुक्स का एक कंप्लीट सेट है। हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, परफेक्ट है सर। ठीक है सर, ओके। 6 बुक्स का यहाँ पर सेट है जो आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर PW स्टोर कहीं से भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए परेशान है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं IBPS PO की 25 ईयर की प्रीवियस ईयर बुक, और IBPS क्लर्क की 25 ईयर की प्रीवियस ईयर बुक, और 22 ईयर की SBI क्लर्क की प्रीवियस ईयर बुक PW स्टोर से। तो आई होप ये सेशन आप सभी ने बहुत इंजॉय किया होगा, और इस सेशन इंजॉय के साथ साथ इस सेशन को आपको अपनी लर्निंग में, अपनी लाइफ में लाना है। अगर ले आते हो तो डेफिनेटली दोस्त, हमने भी इस सेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, और आपको भी इस सेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, इस सेशन के लिए क्या, अपने सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और साथ ही साथ आप सभी को 3 टाइमिंग्स हैं, एक 9 बजे सुबह, एक 10 बजे सुबह और एक 6 बजे शाम को जुड़ना है। किस लिए? क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। एक बार चलते हैं आंचल मैम और विदु सर के पास, फिर हम लोग सेशन को वाइंड अप करेंगे, जिससे आप लोगों का अभी से, बस ये सेशन खत्म होते ही दौड़ के भाग के किताब उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। मैम प्लीज। देखिए, हम सोच रहे थे सेशन थोड़ा छोटा रहेगा, बट फिर हमने कहा नहीं यार, पूरा ही सब बता दो बिल्कुल। छोड़ो ही मत। तो सारी की सारी चीजें आपके साथ शेयर की जा चुकी हैं, बहुत अच्छा मोटिवेट आपको मैम ने किया, हम सब ने आपको बेहतरीन सा प्लान बताया। तो अब बारी है आप सभी की, आज ही के दिन से अगर आप शुरुआत कर दोगे तो एक दिन एक्स्ट्रा आपको तैयारी करने का मिलेगा, और क्या पता वो एक दिन ही आपके लिए एकदम चेंजिंग वाला गेम फैक्टर बन चेंजर जाए, बन जाए। कैटलिस्ट बन जाए आपके लिए, है ना? यस गाइस, तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाते रहना है, और अपना, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था, एक बड़ा गोल, एक नया गोल, हमेशा एक गोल सिलेक्ट करते रहना है, ताकि आप हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। और मानो या ना मानो, पेरेंट्स के बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो हम ही हैं। ठीक है, हमें बहुत खुशी मिलती है, और वो जब आप तुम सेलिब्रेशन के माहौल में आएंगे ना, जब पार्टी के माहौल में आएंगे, तो आपको दिखेगा भी कि सबसे ज़्यादा कौन खुश होता है। ठीक है, हम चलिए, तो हम आपके सिलेक्शन की, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन की आशा करते हैं, और इस साल आपसे सिलेक्शन लेके अगले साल वाली पार्टी में आपसे मिलने का वादा करते हैं। चलिए भाई, तो ऑल द बेस्ट एंड जय थैंक यू। हिंद। जय हिंद। जय हिंद, बाय बाय।